जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती, वो कौम कभी इतिहास नहीं बना सकती। ये मानना था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, जो भारत के स्वतंत्रता सेनानी और दलितों का सहारा थे। आज हम बाबा साहब अंबेडकर के जीवन यात्रा के बारे में जानेंगे। साथ ही गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विपरीत विचारधाराओं के बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के माऊ में 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। बाबा साहब अंबेडकर का परिवार महर जाति से संबंध रखता था, जिसे अछूत माना जाता था। पढ़ाई के दौरान भी उन्होंने ऊंच नीच का सामना किया। जैसे स्कूली शिक्षा के समय वो और उनके भाई ही दलित वर्ग से थे, इसलिए उन्हें कहा जाता था कि वो घर से बोरी लेकर आएं, जिस पर बैठकर वो पढ़ सकें, क्योंकि उन्हें बाकी बच्चों के साथ बैठकर पढ़ने की परमिशन नहीं थी। ऐसे ही उन्हें सेम नलके से पानी पीने की भी अनुमति नहीं थी। इसके लिए स्कूल वालों ने एक अलग मटका रखा था, जिसमें से वो खुद भी पानी नहीं पिया करते थे। एक चपरासी मटके में से पानी निकालकर उनके हाथों पर डालते थे और तब वो पानी पीते थे। और जिस दिन चपरासी छुट्टी पर होता था, उस दिन भीमराव अंबेडकर और उनके भाई को प्यासे ही रहना पड़ता था। पैसों की कमी की वजह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भाई को पढ़ाई छोड़नी पड़ी, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने पढ़ाई में कड़ी मेहनत की और बड़ौदा के महाराजा की तरफ से उन्हें कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप मिली। उसके बाद उन्होंने इकोनॉमिक्स में पीएचडी की, वो भी लंदन से। साथ ही उन्होंने कानून की भी पढ़ाई की। इतनी एजुकेशन पाने के बाद भी उन्हें हर जगह जातिवाद का सामना करना पड़ता था। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी कि उन्हें भेदभाव और जातिवाद से नफरत थी। लेकिन वो इस हद तक नफरत करने लगे कि वो न सिर्फ भेदभाव करने वालों को गलत ठहराते थे, बल्कि हिंदू धर्म के पुराणों को भी बहिष्कार करते थे। उन्होंने हिंदू धर्म के वेद ज्ञान को बेकार बताया। साथ ही वो मुस्लिम धर्म से होने वाले भेदभाव का भी विरोध करते थे। उनका मानना था कि जहां भी कास्ट की बात होती है, वहीं से कास्टिज्म यानी कि जातिवाद शुरू होता है, इसलिए वो जातिवाद का नाश चाहते थे। वहीं दूसरी ओर महात्मा गांधी एक धार्मिक हिंदू थे। उनके ज्यादातर सिद्धांत और रणनीतियां धार्मिक ग्रंथों से ही आती थी, बल्कि वो गीता को अपनी आध्यात्मिक डिक्शनरी मानते थे। क्योंकि वो एक धार्मिक व्यक्ति थे, इसलिए वो बाकी धर्मों की भी इज्जत करते थे और धार्मिक कर्मकांड भी करते थे। तो ये तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ऐसा इंसान धर्म को गलत कहेगा ही नहीं। इसलिए उनके जीवन में ऐसी कुछ बातें थी जो रूढ़िवादी सोच को दिखाती थी। उनका मानना था कि कास्ट हिंदू धर्म का आधारभूत हिस्सा है, जो 4 वर्णों की प्रणाली है, लेकिन ये 4 वर्ण एक दूसरे के बराबर हैं। साथ ही वो अछूत की रीत को भी नहीं मानते थे और कहते थे कि वो हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है, बल्कि अछूत की भावना रखना पाप है। इसलिए महात्मा गांधी ने 1932 में ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की नींव रखी। इसका नाम बाद में बदलकर हरिजन सेवक संघ रखा गया। 1924 में भी केरला में वायकोम जगह पर दलितों के साथ हो रहे अछूत व्यवहार का विरोध करने के लिए वायकोम सत्याग्रह की शुरुआत की थी। लेकिन महात्मा गांधी कास्ट को मानते थे, इसलिए वो जातिवाद पर खुलकर नहीं बोलते थे। ये उनके एक बयान से पता चलता है, जो उन्होंने सामाजिक तौर पर बोला था कि वो इंटरकास्ट मैरिज का समर्थन नहीं करते। लेकिन गांधी परिवार में एक इत्तेफाक हुआ। उनके बेटे मनीलाल गांधी को एक मुस्लिम लड़की फातिमा से प्यार हो गया, लेकिन गांधी इस रिश्ते के विरोध में थे। खैर, मनीलाल की शादी मुस्लिम लड़की से तो ना हुई, लेकिन 1927 में एक बार फिर उनके दूसरे बेटे देवदास गांधी को लक्ष्मी नाम की एक लड़की से प्यार हो गया। लेकिन कास्ट सेम ना होने की वजह से इस बार फिर से गांधी जी उनके अगेंस्ट थे, क्योंकि लड़की बनिया थी। लेकिन इवेंचुअली गांधी जी की सोच में बदलाव आने लगा। अब वो कैसे हुआ तो ये कोई नहीं जानता, पर 1932 में गांधी जी ने माना कि वो गलत थे और इंटरकास्ट मैरिज की बंदिशों को उन्होंने हिंदू सोसाइटी की कमजोर धारणा कहा। इसके बाद उनके बेटे देवदास की शादी लक्ष्मी से करवाई गई। इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा देते हुए 1946 में गांधी जी ने यहां तक कह दिया कि वो अपने आश्रम में लड़के और लड़कियों की शादी नहीं होने देंगे जब तक कि कोई एक हरिजन नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि मैं चाहता हूं कि हर लड़की अपने लिए एक हरिजन पति ढूंढे। दूसरी तरफ 1935 में डॉक्टर अंबेडकर ने एक कॉन्फ्रेंस में यह घोषित कर दिया कि वो हिंदू धर्म को छोड़ना चाहते हैं, जिसके बारे में वो कहते हैं कि ये मेरा दुर्भाग्य था कि मैं अछूत के कलंक के साथ पैदा हुआ। हालांकि मेरे पैदा होने में मेरा कोई दोष नहीं, लेकिन ये मेरे हाथ में है कि मैं हिंदू रहते हुए मरने नहीं वाला। इसके बाद 14 अक्टूबर 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। लेकिन इन दोनों के विचार कैसे अलग हुए ये समझिए।
गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच सबसे बड़ा मतभेद हुआ सेपरेट इलेक्टोरेट्स को लेकर। सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मतलब है देश में ऐसे आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र होंगे जहां पर अल्पसंख्यक समूह का कैंडिडेट भी खड़ा हो सकेगा और सिर्फ अल्पसंख्यक लोग ही वोट डाल सकेंगे, बाकी लोग वोट नहीं दे सकते। यानी अगर सिख, मुस्लिम और ईसाई धर्म का कैंडिडेट खड़ा है तो सिर्फ इन्हीं धर्म के लोग वोट डाल सकते हैं, बाकी के लोगों की चुनाव में कोई भागीदारी नहीं होगी। वैसे तो ब्रिटिश राज में मुस्लिमों और ईसाइयों को विशेष मतदान के अधिकार दिए गए थे, दलितों के लिए भी ऐसे ही विशेष मतदान के अधिकार हों, ऐसा डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे। लेकिन गांधी जी आरक्षण को ही देश में खत्म करना चाहते थे। इसके लिए लंदन में 7 सितंबर 1931 को हुई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने अपने डिमांड रखी। उन्होंने कहा, अछूत भी हिंदू हैं, उन्हें नीची जाति का स्टेटस ना दिया जाए। साथ ही वो चाहते थे कि ईसाइयों और मुस्लिमों को दिए विशेष अधिकार हटा दिए जाएं। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर इसके बिल्कुल विपरीत चाहते थे कि दलितों के लिए भी विशेष अधिकार निश्चित किए जाएं। जैसा कि हम जानते हैं, ब्रिटिश सरकार फूट डालो और राज करो की नीति अपनाती थी, इसलिए उन्होंने अंबेडकर की डिमांड को पूरा किया और दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स को मान लिया। गांधी जी इस बात के विरोध में थे। उनका मानना था कि आरक्षण से भारत देश एकजुट नहीं रहेगा, इसलिए उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स को हटाने के लिए अनशन शुरू कर दिया। अब डॉक्टर अंबेडकर नहीं चाहते थे कि गांधी जी को कुछ हो, क्योंकि इससे दलितों की छवि खराब होगी। इसलिए 24 सितंबर 1932 में गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ। इस समझौते में ज्वाइंट इलेक्टोरेट्स का फैसला हुआ। ज्वाइंट इलेक्टोरेट्स का मतलब है एक विशेष निर्वाचित क्षेत्र में जब तक अल्पसंख्यक समुदाय का कैंडिडेट खड़ा होगा तो वोट डालने का हक सभी को होगा। लेकिन इससे पहले एक प्री इलेक्शन होगा जिसमें दलित लोग किन्हीं 4 लोगों को चुनेंगे और फिर अंतिम चुनाव में उन 4 कैंडिडेट्स में से सभी लोग वोट डालकर किसी एक को चुनेंगे। इसी समझौते को पुणे पैक्ट कहा जाता है। अब बात करें डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक सुधारों आंदोलन की, तो इसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। डॉक्टर अंबेडकर का बहुत ही सिंपल सा फार्मूला था, एजुकेट, एगिटेट, ऑर्गेनाइज। इसका बहुत बड़ा उदाहरण है 20 मार्च 1927 का महाड़ सत्याग्रह, जहां डॉक्टर अंबेडकर अपने अनुयायियों के साथ एक घाट पर पानी पीने गए। वहां दलितों को पानी पीने की मनाही थी। इसके बाद अपर कास्ट के लोगों ने दंगे करने शुरू कर दिए और कुछ ब्राह्मणों ने घाट के पानी को, जो कि उनके हिसाब से अशुद्ध हो गया था, दूध और दही जैसी चीजों से ना जाने कितनी चीजें डालकर उसे शुद्ध किया। उसी साल 25 दिसंबर को डॉक्टर अंबेडकर और उनके लाखों फॉलोअर्स ने मनुस्मृति को जला दिया। मनुस्मृति पुराने समय की ऐसी किताब है जिसमें जातिवाद के नियम लिखे हैं। कई लोग इस दिन को मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में भी मनाते हैं। एक और इनका बहुत चर्चित आंदोलन है जिसमें नासिक के कालाराम टेम्पल के दलितों को जाने की इजाजत नहीं थी। इसके विरोध में उन्होंने जुलूस निकाला। फ्रेंच रेवोल्यूशन से भी डॉक्टर अंबेडकर बहुत प्रभावित थे। लिबर्टी, इक्वेलिटी और फर्टिनिटी का डॉक्टर BR अंबेडकर ने संविधान में भी उल्लेख किया है। तो दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में आपके क्या ख्याल हैं? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। इसी के साथ मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।